नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्टक की खास पेशकश। इस वीकेंड के दौरान ऐसी खबरें आई हैं जिसने बहुत अस्थिरता फैला दी है, खास तौर से मिडिल ईस्ट रीजन में, क्योंकि यूएस और इसराइल ने ईरान पे हमला किया और उसके बाद ईरान ने काउंटर अटैक करते हुए इसराइल को भी निशाना बनाया और कई मिडिल ईस्ट देशों को टारगेट बना दिया। और ऊपर से अमेरिकी हमले में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के। तो उससे अब होगा क्या बाजार का? जब हम सोमवार को खुलेंगे तो इक्विटी मार्केट, सोना चांदी, ऑयल एंड गैस ये कैसे परफॉर्म करेंगे, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय मौजूद है। नरेंद्र तनेजा जी, एनर्जी एक्सपर्ट, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार। सर ये तो बहुत, जो अभी तक हमने विजुअल्स देखे, जो 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 भी हमारे पास वहां से फुटेज आई है, वो बिल्कुल ही दिल दहलाने वाली है। और इस बार तो जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे और जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आंखों में जो खटक रहा था, सीधा उसी को ही टारगेट कर दिया। खेमेनेई की मौत हो गई। अब बहुत ही पिन पॉइंट स्ट्राइक थी। तो क्या आपको लगता है कि ये इंटरनल इंटेलिजेंस का कोई फेलियर था? ईरान में क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है और इसका असर क्या पड़ेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, खाली जो वहाँ के जो सबसे बड़े स्पिरिचुअल नेता थे, लीडर थे, खमेनी साहब, उन्हीं को ही खाली उन्हीं को नहीं हटाया गया, उन्हीं को नहीं मारा गया है। जो वहाँ की सबसे ताकतवर जो ईरानी जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनके जो मुखिया थे, उनको भी मार दिया गया। उसके साथ में जो उनके आणविक जो उनकी सारी संस्था है, उसके जो सबसे बड़े मुखिया थे, उनको भी मार दिया गया। और इसके अलावा जो उनकी जो जासूसी एजेंसी है, उसके मुखिया थे, उनको भी मार दिया गया। उनको पूरी खबर थी कि कौन कहाँ कहाँ पे हैं। और खमेनी साहब के साथ जितने भी उनके साथ में लोग थे, एक भी नहीं बचा उसके अंदर। तो इसका कुल मिलाकर के ये है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भाई, अंदर अच्छी खासी जो सेंध लगी हुई है। अब इसराइल की है, अमेरिका की है, दोनों की मिलकी है, ये तो तय है। क्योंकि आज की तारीख में हकीकत यह है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, वो लगभग उन्होंने ख़त्म कर दी। और उसके साथ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि इस बात का उनको पहले से अंदेशा था ईरान को कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने सबके उत्तराधिकारी हैं उनको पहले से चुन के रखा हुआ था कि अगर ये मारे जाते हैं तो ये बनेगा, अगर ये मारे जाते हैं तो ये बनेगा। ये उन्होंने जो है उनके स्पिरिचुअल लीडर के लिए भी था और साथ में, लेकिन अभी वो फॉर्मुलाइज हुआ नहीं है ऐसा। वो कह के गए हैं लेकिन वो फॉर्मुलाइज नहीं हुआ, इस तरह की कम से कम खबरें निकल के नहीं आई हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि कितनी चालाकी से, कितनी मुस्तैदी से जो है ये ईरान और अमेरिका ने कोऑर्डिनेटेड वे में ईरान के ऊपर हमला जो करा है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अगर आप ईरान को नक्शे पर उठा के देखते हैं तो काफी बड़ा देश है। 10 करोड़ वहां आबादी है। दुनिया के भारी तेल और गैस के वहां भंडार है, सुपर पावर है। अगर आप तेल के और गैस के नजरिए से देखते हैं तो, और बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। हमारी और ईरान की जो आज की जो हमारी जो सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, वो हजारों साल पुरानी है। क्योंकि वो भी आर्य हैं और भारत भी आर्य है, जैसा कहा जाता है। तो इसलिए जो है वो कोई छोटा मोटा देश नहीं है और बड़ा स्मार्ट कंट्री है। उनका अच्छा खासा स्पेस प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, पनडुब्बी का प्रोग्राम है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ये उन दोनों का असेसमेंट था, अमेरिका और इसराइल का, कि समय बिल्कुल उपयुक्त है। अमेरिका वहां पे सत्ता परिवर्तन चाहता है, वो कहता रहा वो न्यूक्लियर डील पे बातचीत ओमान में हो रही है। कोई न्यूक्लियर डील वील के बारे में बातचीत नहीं थी, वो सिर्फ समय, देवर बाइंग टाइम। और दूसरी तरफ इसराइल का ये कहना था कि ईरान उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि वो सारी प्रॉक्सीज जो इसराइल के लिए मुसीबत थी, जैसे कि हजबुल्ला हो गया या हमास हो गया, या आपके जो है यमन के अंदर जो तमाम सारे लोग बैठे हैं, वो सब जो है उनकी सबसे बड़ी सहायता या सप्लाई पाइपलाइन वो ईरान था। उनमें से बहुत से लोगों के शिया संबंध भी थे। तो इसराइल के लिए ये है कि जिन जिन को सप्लाई ये होती थी, जिनकी वजह से ये प्रॉक्सीज बने हुए, तो ईरान को ही खत्म कर दो तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसमें अमेरिका ने उनके साथ दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो ज्यूइश लॉबी है और वो लोग जो इसराइल के बहुत नज़दीक हैं, वो काफ़ी ताकतवर हैं। वो हर जगह हैं, वो फौज में ताकतवर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं। तो उनका बड़ा जोर रहता है कि ऐसा काम करिए जिससे इसराइल के हित में हो। लेकिन दूसरी तरफ जो गौरतलब बात यह है कि जिस तरह का उम्मीद की जा रही थी कि ईरान, अगर ईरान पे हमला होता है तो वो रिटेलिएट करेगा, उसके बदले में वो जो है बहुत धुआंधार तरीके से जो उसका बदला लेगा। और बदला तो उन्होंने लिया है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। जैसे इसराइल के ऊपर ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इसराइल के ऊपर उन्होंने कोई भारी हमला कर दिया। ऐसा कोई विजुअल निकल के नहीं आया है। उन्होंने जो आसपास के देश हैं उनके ऊपर करा है।
और इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला वो या तो कर नहीं पाए हैं, या उनकी कैपेसिटी नहीं है, या शायद वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहते। मेरा अपना ये मानना है कि जो इसराइल और अमेरिका का मकसद है, वहाँ ऐसे हालात पैदा कर देना कि वहां पे जनता सड़क पर उतर के आ जाए और वो सत्ता परिवर्तन के लिए काम करे, जनता करे। उनका ऐसे हालात कर देना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना, पानी का जो वितरण है उसको, उस पर समस्या पैदा कर देना। वहाँ बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें हैं। ईरान की आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। तो अगर उस पर हमला करके जो बचा कुचा है उसको भी अब तहस नहस करते हैं, साथ में ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो वो हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि लोग सड़क पर उतर आएंगे। वो, और उसके बाद जो वो कहेंगे भी सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए, जिसकी सारा लोग बोल रहे हैं रिजीम चेंज, जिसकी चर्चा खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वक्तव्य में करी है। लेकिन यहाँ एक बात मैं जाते जाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं, अमेरिका ने जहां जहां हस्तक्षेप किया है इसलिए कि वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए या रिजीम चेंज हो जाए, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहीं पे वो सफल नहीं हुआ है। वहां पे केओस हो गए हैं, वैक्यूम हो गया है, और मुश्किलें और बढ़ी हैं वहां की जनता के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि वो अमेरिका का विरोध करना वहां से बंद हो गया, लेकिन उन देशों के लिए तो समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी हुई। लेकिन जहां तक हमारे जो इसको ऊर्जा की नजर से आप देखते हैं, या बाजार की हमारी दिक्कत यह है कि जब कल बाजार खुलेगा, जब टोक्यो में बाजार कल खुलता है और उसके बाद वो पश्चिम की तरफ धीरे धीरे मार्केट खुलते जाते हैं, तो सब जगह आपको दिखेगा बाजार के अंदर भारी तनाव। तेल की कीमतें उछलती हुई ऊपर जाती हुई, प्राकृतिक गैस की कीमत ऊपर जाती हुई, सोने की कीमत ऊपर जाती हुई, ये तो आपको दिखने वाला है। पर हाँ, सर कल ये फिर तो जो कल के रीजनल बाजार में आपको बहुत शोर दिखेगा। पर ये जो रीजनल वॉर ही छेड़ दी है अब ईरान ने, ये टारगेट क्यों कर रहा है आसपास के जो देश हैं उनको? और एक के बाद एक इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इन सब पे एकदम से सिचुएशन इतनी ज्यादा ड्रामेटिक क्यों होती चली जा रही है? अलग अलग देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि आर्मी बेस, जो अमेरिका की आर्मी बेस है इन देशों में, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें तो फिर रिहायशी इलाकों पे भी तनाव की स्थिति है। नहीं, देखिए, ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका पे सीधा हमला कर पाए, बहुत दूर है अमेरिका, उसकी क्षमता नहीं है। और इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला वो कर पाए, लगता है ऐसा है, उसकी क्षमता भी उसके पास अभी नहीं है। कोशिश करी है लेकिन वो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब आपके पास टारगेट वो बचते हैं जिनके ऊपर हमला करना आसान है, जैसे बिल्कुल पड़ोस में नक्शा उठा के देखें, कतर बिल्कुल पड़ोस में है, आबू धाबी पास में है, ओमान पे हमला किया बिल्कुल पास में है, बहरीन पे हमला किया बिल्कुल पास में है। और हमले ऐसे नहीं करिए कि जो अमेरिकन फौजी ठिकाने हैं उन पर भारी कोई बमबारी करके हजारों को हताहत कर दिया, ऐसा भी नहीं करा गया है। तो या तो यह है कि वो अभी भी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद युद्ध को रोक दिया जाए, या उनमें क्षमता की कमी है। मेरा अपना मानना है कि जो अमेरिका इसराइल का जो प्लान है वो ऐसा नजर आता है कि उनकी कोशिश है कि आने वाले 4 5 6 दिन के धुआंधार जो है हमला करो, और वहां पे जिनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जर्जर कर दो, उसको तार तार कर दो, जिससे कि आम जनता जो है वो इतनी हताश हो जाए कि वो सड़क पर उतर आए। और उस समय जबकि स्पिरिचुअल लीडर है नहीं, उनकी जो खुफिया एजेंसी के वो है नहीं, तमाम लोग हैं नहीं, तो शायद ऐसा हो जाए कि वहाँ ऐसा कुछ आंदोलन सा शुरू हो जाए कि भाई लोग कहें कि भाई नई सरकार होनी चाहिए। एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल पूरी डेमोक्रेसी है, और ईरान जो है वो हाफ डेमोक्रेसी। वहाँ चुनाव होते हैं, तो लोगों को वहाँ चुनाव क्या होता है इसका पता है, अपने उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं इसकी संस्कृति वहाँ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो सोचा जा रहा है कि वहाँ पे आप जो है वो नए लोग सत्ता में आ जाएंगे, वो मॉडर्न होंगे, वो वहाँ लोकतंत्र को लेके, मुझे लगता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे लगता है कि वहाँ पे हो सकता है कि जो और भी ज़्यादा हार्ड लाइनर है कहीं वो सत्ता में ना आ जाएं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है ये 7 या 8 दिन चलेगा, और इसके भी इस 7 8 में अमेरिका बमबारी करके, इसराइल बमबारी करके वहां पे जो कुछ हैगा उसको वो नष्ट करेगा। इसराइल को अंदर से तार तार करके ईरान को अंदर से तार तार करके बहुत कमजोर कर देगा। उसके बाद ईरान की इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को या तो बंद कर दे, या वहां से जाके कोई बहुत बड़े हमले कर पाए। और उसके बाद अमेरिका इसराइल मिलके वो युद्ध विराम घोषित कर देंगे, और युद्ध विराम घोषित कर उसके बाद आप देखेंगे बाजार में भी ठंडक आ जाएगी, जो तेल का आवागमन है उसमें भी ठंडक आ जाएगी। कुल मिला के तेल अगर $85 भी पहुंच जाता है या $90 भी पहुंच जाता है,
वापस जो है वो अपने फंडामेंटल पे वापस आ जाएगा। बाजार के अंदर थोड़ा बाजार को जब समझ में आएगा कि ये सब कुछ लिमिटेड टाइम ऑपरेशन था और इसका मकसद अब लगभग अमेरिका का पूरा हो रहा है, तो उसको थामने की कोशिश करेगा। ओपेक ने पहले ही कह दिया है वो तेल का उत्पादन बढ़ा देंगे, आज उसकी औपचारिक रूप से शाम तक घोषणा करने वाले हैं वो। तो कुल मिला के बाजार को उससे थोड़ा शांत करने के लिए। लेकिन ये सब अभी ये है, ये माना जाता है कि सब कुछ है, लेकिन युद्ध युद्ध होता है। अब युद्ध में कब स्थिति कौन सी चिंगारी निकल के क्या शक्ल ले ले, ये भी कहना मुश्किल होता है। हालांकि मैंने एनालिसिस आपको बताया कि 7-8 दिन में युद्ध विराम हो जाएगा, वो अमेरिका जो इसराइल मिलके उसको कंटेन करेंगे, लेकिन कहाँ कौन बेकाबू हो जाए, कौन कहाँ गलत जगह मिसाइल डाल दे, कौन सा ईरानियन अमरीकी ऐसे फौजी ठिकाने पर हमला कर दे जहां सैकड़ों अमरीकी मारे जाए और उसके विजुअल टेलीविजन पे आ जाएं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। तो आज की स्थिति नाजुक, बाजार परेशान। सर वही, अब आप ना बार बार वो क्रूड ऑयल की तरफ इशारा कर रहे हो, लेकिन वो सुनते ही दिल बैठा जा रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि ये जो रिजम चेंज का सिलसिला है, क्या ये इतना आसानी से नॉर्मलाइज हो जाएगा? और आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा? और जो आप बार बार कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा यूएस की तरफ से, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो उखाड़ के रख देंगे, तो उसमें क्या टारगेट्स उनके न्यूक्लियर साइट्स को भी बनाया जाएगा? देखिए, ईरान, आपको याद होगा जब इन्होंने पिछले वर्ष हमला किया था उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, तो ट्रम्प साहब ने कहा था उनकी जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं हमने उसको खत्म कर दिया है। तो आज की तारीख में स्थिति यह है कि वहां पे जो भी न्यूक्लियर उनके इंस्टॉलेशंस हैं, रिसर्च के भी हैं और वहाँ प्रोसेसिंग के भी कुछ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आणविक बम आने वाले 5-6 साल में बना पाएंगे। वो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, और दूसरी तरफ ये भी हमको समझना होगा कि अब ऐसी स्थिति के अंदर जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा एक तरीके से, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, कहना मुश्किल है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की जनता पिछले काफी समय से वो बहुत परेशान है। ईरान की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन ईरान के लोग ये भी साथ में नहीं चाहते कि ऐसा वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए जिसमें कि पश्चिम का दबदबा वहाँ पे आ जाए या पश्चिम की प्रॉक्सी गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाए, क्योंकि वो लोग भी बड़े प्राउड प्राउड पीपल हैं। वो भी ये भी नहीं चाहते। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ। तो अमेरिका को लेकर के विश्वास नहीं है उनको कि भाई ये अमेरिका ये कर रहा है, उसको लेके तो बहुत से लोग हो सकता है खुश हों, लेकिन उसके बाद वो अपने तरीके की वह सरकार बना पाएगा? ईरान जैसे देश में वो उसका कोई नाते इतिहास है, और जहां जहां उन्होंने प्रयास भी किया है वो बहुत सफल नहीं हुए। तो ईरान की जनता जो है वो दोनों तरफ से पिस रही है। वो इनसे भी परेशान थी बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त ये जिसमें से कुछ लोग अब जा चुके हैं, लेकिन उसका जो विकल्प जब देखते हैं तो उनको फिर भी दहशत होती है। अब दुख की बात ये होती है कि ईरान जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत ही प्राउड कंट्री है, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही सुंदर देश है, और भारत के साथ उनके सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है। तमाम शब्द जो हम रोजाना की भाषा में प्रयोग करते हैं वो ईरान से आते हैं। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, आप रोजाना आज़ादी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो फारसी वर्ड है, ईरान से आया है। आप मैदान का प्रयोग करते हैं, मैदान भी फारसी वर्ड है, ईरान से आया है। आप बिरयानी का प्रयोग करते हैं, वो भी वहां से आया है। कबाब शब्द भी वहीं से आया है। तो इसलिए हमारी बहुत सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है। लेकिन उसके बावजूद जब वहां पे जिस तरह की सरकार पिछले लंबे समय से वहां चल रही है, हमारे संबंध कोई बहुत ज्यादा उनसे मीठे नहीं हो पाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वहां पे एक गैस की फील्ड है, फरजाद बी। फरजाद बी को भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने जाकर के उसकी खोज करी, उसको डिस्कवर किया। हमने अपना पैसा लगाया और हमने अपने पैसे से वहां ऑयल फील्ड, गैस फील्ड डिस्कवर करी जिसमें भारी गैस के भंडार मिले। लेकिन ईरान ने हमको वो देने से मना कर दिया। ईरान ने उठा के चीन को पकड़ा दिया। हमने चाबहार के अंदर, हमने आज सालों से लगे हुए हैं, हमने बड़ी पेशकश करी कि हम इसमें और निवेश करना चाहते हैं, आप हमको और निवेश करने दीजिए, हमको और अधिकार दीजिए। लेकिन उनका जो जवाब रहता था आमतौर से बड़ा ल्यूकवार्म होता था, ऐसा उत्साह उसके अंदर नहीं होता। तो ईरान से हमारे बड़े अच्छे संबंध, लेकिन साथ ये भी बात सच है कि जितना होना चाहिए था उतने वो नहीं हो पाए। तो लेकिन उसके बावजूद मेरा अपने व्यक्तिगत भी मानना है, भारत सरकार ने भी कहा है, कोई देश किसी देश पे जाकर के हमला करे वो अच्छी बात नहीं होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है। और भारत में हम लोग, हमारी तो सभ्यता ऐसी है, हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, और अगर कोई हमला करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये भी बात साथ में है कि जो ईरान करता था, जैसे कि हजबुल्ला को या हमास को, वो ये प्रॉक्सीज जिस तरह की थी, वो भी बहुत बहुत गलत बात होती है कि आप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग करें, उनको ट्रेनिंग करें या उनको सपोर्ट दें। पाकिस्तान भी ये करता है, हम उसका विरोध करते हैं, ईरान करता है, हम उसका भी विरोध करते हैं।
राइट। लेकिन सर एक बार बार यही निकल के आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब जो स्थिति है वो और बिगड़ गई, तेल का खेल बिगड़ गया। तो इसे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा डिकोड कर दीजिए, कितना महत्व है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जहाजों को रोक दिया गया है, तो उससे ऑयल सप्लाई पे क्या असर आएगा, खासतौर से एशिया रीजन। देखिए स्ट्रेट, अगर आप नक्शे में उठा करके देखते हैं तो स्ट्रेट और हॉर्मुज जो है उसमें वो एक चोक पॉइंट है, वो एक ऐसा पॉइंट है, लगभग वो 36 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। और 28 से लेकर 36 किलोमीटर एक जगह चौड़ाई आती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। उसको ईरान कहता है कि वो पूरा इलाका उनका है, ओमान कहता है वो पूरा इलाका हमारा है। तो दोनों पे आपस में इसमें लेकर के लड़ाई रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय है। थोड़े से इलाके में ईरान अपना कब्जा कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का 20% जो तेल है, दुनिया का 20% वो जितना निर्यात आप सुनते हैं कुवैत से हो रहा है, इराक से हो रहा है, सऊदी अरब से हो रहा है, या एलएनजी का निर्यात कतार से हो रहा है, ये सब वहीं से होकर के निकलता है। वो एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन बना दी है जो पश्चिम की तरफ जाती है, तो काफी हद तक वो वहां से भी भेजता है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तेल जो है वो इधर से होकर के ही निकलता है। तो दुनिया का 20% तेल और 20% प्राकृतिक गैस अर्थात एलएनजी वहां से होकर के निकलती है। इसीलिए हमारे लिए चिंता का विषय ये हो जाता है कि अगर जो है, जैसे अमेरिका का कैलकुलेशन है, जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई 7-8 दिन में सब ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो 7-8 दिन में तो बाहर कीमतें जरूर ऊपर जाएंगी। हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं कि हमारे यहाँ तेल आना बंद हो जाएगा, हमारी समस्या ये, हम अगर ऐसा कुछ होता है हम रूस से तेल दोबारा वापस ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, अमेरिका से शुरू कर देंगे और देशों से लाएंगे। उसमें चिंता का विषय हमारे लिए नहीं है। अगर ये 8-10 दिन का खेल है तो लंबा होता है तो फिर तो चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय कल सुबह से जो शुरू होने वाला है ये कि तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे लिए जो चिंता है वो कीमत है। हमेशा हमारे लिए भारत की जो चिंता वो तेल की कीमत होती है। दूसरी बात, हमारे लिए चिंता का विषय ये हो जाता है कि वहां पे अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है, हमारे 1 करोड़ भारतीय वहां पे रहते हैं और काम करते हैं। यूएई में काम करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, बहरीन में करते हैं, कतार में करते हैं, ओमान में करते हैं, इराक में करते हैं, कुवैत में करते हैं। हमारी चिंता और वो लगभग $56 बिलियन रेमिटेंसेस भारत भेजते हैं हर साल। इतना $56 बिलियन वो भारत भेजते हैं। और हमारे कुल मिलाकर के यूनाइटेड अरब एमिरेट से खासतौर से बड़े क्लोज आर्थिक रिलेशन है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। हमारा तमाम दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वहां से हो, उसके माध्यम से होता है। तो इसलिए भारत की चिंता जो है वो ये है कि अगर ये नहीं काबू होता तो फिर जो है थोड़ा परेशानियां हमारे लिए बढ़ती हैं। लेकिन ये सब मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद में ये मेरा अपना ये अभी तक जिस तरह का ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है उससे ऐसा लगता है कि शायद वो इसको बहुत बड़ा युद्ध नहीं बनाना चाहते, या शायद उनको बढ़ाने की क्षमता नहीं है। दोनों चीजें हो सकती हैं। और हो सकता है क्षमता नहीं है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जो बची कुची क्षमता उनकी है मिसाइल्स को लेकर के, एयरफोर्स तो उनकी काफी हद तक इसराइल ने धराशायी कर दी है। और जो अभी जो उनकी सबसे बड़ी क्षमता है वो है मिसाइल्स की। उसको जो है अमेरिका की कोशिश है उसको खत्म करने की कोशिश वो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है आने वाले 3-4 दिन के अंदर, उसके बाद वो वहां स्थिति बहुत अंदर जो अंदर इम्प्लोजन हो जाता है, आंतरिक विस्फोट होता है राजनीतिक, तो फिर जो है वो कई दिनों तक चलने वाला है। लेकिन उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान कोशिश करता भी है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां से आवागमन रुक गया है। क्योंकि उन्होंने जो है रेडियो पे ये सब टैंकर्स को ईरान ने ही कहा है, रेडियो मैसेज भेजा जो टैंकर वहां खड़े हुए हैं कि आप यहां से निकले तो आप पे हमला होगा। तो जो उत्तर में टैंकर थे वो वहीं रुक गए हैं, जो दक्षिण में खड़े थे जो तेल लेने के लिए जा रहे थे वो अपनी जगह रुक गए हैं। तो इस समय ट्रैफिक रुका हुआ है, आवागमन रुका हुआ है, क्योंकि रेडियो से मैसेज दिया गया है। लेकिन अगर वास्तव में किसी टैंकर पे हमला हो जाता है तो जाहिर है उसको सऊदी अरब बर्दाश्त नहीं करेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बर्दाश्त नहीं करेगा, कुवैत बर्दाश्त नहीं करेगा, इराक बर्दाश्त नहीं करेगा, कतार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब होगा कि अगर ईरान ने ऐसा कदम उठाया कि किसी टैंकर्स पे हमला बोला और वो टैंकर जो है अमेरिका या इसराइल के नहीं है, तो फिर ये सारे देश भी उस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, जो ईरान के लिए परेशानी बढ़ाएगा, बहुत बढ़ा देगा। क्योंकि ये देश जो है इनके पास भी काफी क्षमता है, खासतौर से सऊदी अरब के पास। और आप जैसा जानते हैं सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डिफेंस डील कर रखी है कि अगर एक देश पे हमला होता है तो उसे दूसरे देश पे हमला माना जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के लिए परेशानियां कहीं पाकिस्तान भी पैदा ना करना शुरू कर दें। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता नहीं है कि उस तक जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी मुझे थोड़ा शक भी है कि उनकी इतनी कैपेसिटी है भी या नहीं है, और अगर है भी तो शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वो हिम्मत नहीं जुटाएंगे। जैसे मैंने कहा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज तक इतिहास में कभी बंद नहीं हुई है, आज तक। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ईरान कोशिश करता है तो ये आत्महत्या होगी। इसका मतलब ये कि तमाम और देशों को उस जंग में शामिल होना पड़ेगा, जो शायद आज नहीं चाहते। ऐसे हालात के अंदर ईरान की शिकस्त जो है वो और ज्यादा जो बढ़ने होने की जो है वो कगार पे आ जाएगा वो। तो इसमें ये मेरा ये लगता है कि आने वाले 7-8 दिन के अंदर अमेरिका इजराइल अपना मकसद पूरा करेंगे। उसके बाद कुल मिला के कोई ना कोई पीस नेगोशिएशन की बात होगी, मीडिएशन शुरू हो जाएगा। इस दौरान जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जर्जर कर दिया जाएगा, तार तार कर दिया जाएगा। अंदर जो है एक सत्ता परिवर्तन के लिए या किसी तरह के परिवर्तन के लिए वहाँ जो है वो कश्मकश शुरू हो जाएगी। तो वो लोग सड़क पर उतर के आना शुरू हो जाएंगे। एक प्रोसेस हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे, लेकिन ईरान के अंदर जिस तरह की सरकार अभी तक सत्ता में थी वो कहीं ना कहीं जारी जाएगी और नई सरकार आएगी। उसका रंग क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है। शायद अमेरिका और इसराइल यही चाहते हैं, शायद उनके आसपास के तमाम देश हैं, शायद वो भी यही चाहते हैं, लेकिन पुख्ता तरीके से कहना अभी मुश्किल। हमारी चिंता इस समय सबसे बड़ी एक, कि तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी ये कि हमारे जो 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और वहां पे वो इंडियन इकोनॉमी में बड़ा रोल अदा प्ले करते हैं, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सर, और जो रिजिम चेंज होगी, ये आप इतनी बार चर्चा में बोल चुके हो कि इतना आसान भी नहीं है रिजिम चेंज करना, लेकिन अगर हुई तो क्या वो भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की कमर तोड़ दी अमेरिका ने इस बार ईरान के ऊपर अटैक करके, और आपने भी खुद कहा था कि हमने वहां पर ऑयल डिस्कवरी की थी, तो उसके बाद जो सप्लाई थी वो चाइना को दे दी थी ईरान ने। तो अभी ये भारत के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन हो गई है क्या ये? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम इसराइल के बारे में कोई भी नजरिया रख सकते हैं, लेकिन ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर जो जनाब चले गए, वो बार बार कहते थे कि इसराइल जैसा कोई देश है ही नहीं। इसराइल के अस्तित्व को ईरान स्वीकार ही नहीं करता। उनका कहना है ये कोई देश है ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, न्यूक्लियर पावर है इसराइल, पर उनका कहना है हम तो मानते ही नहीं है ऐसा कोई देश है। तो और ज्यूज का अपने राज्य, जो हम तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब बात है, जिससे कि आपस में जो है उनके बीच में तनाव आता है। तो इसलिए जो मेरा ये मानना है कि अगर जो है इसराइल में मॉडरेट सरकार आ जाती है, ऐसी सरकार आती है जो ये कहती है भाई ईरान का बहुत पोटेंशियल है, ईरान एक महाशक्ति बन सकता है। ईरान एक इतनी, और अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो जब वहां पे जो है अगर आप पुराना बेटा आप उठा के देखते हैं तो साइरस द ग्रेट वहां का राजा हुआ करता था। और साइरस द ग्रेट था, वो इतना बड़ा राजा था कि पूरा मध्य एशिया में उसका दबदबा था और पूरे मध्य पूर्व में उसका दबदबा था। पत्ता नहीं हिलता था बिना उसकी इजाजत के। इतना बड़ा एम्पायर था ईरान अपने अपने जमाने में, इस्लाम आने से वहां पहले। तो ईरान का पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, और भारत के साथ कोलैबोरेट करे तो उसको फायदा ही फायदा है। तो अगर वहां सत्ता परिवर्तन होता है, वहां ऐसी सरकार आती है जो धर्म को आगे नहीं रखती, मजहब को आगे नहीं रखती, हर चीज को मजहब के चश्मे से नहीं देखती, तो भारत के लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे बिल्कुल 3 दिन और 5 घंटे के अंदर वहां से समुद्री जहाज तेल लेकर के भारत आ जाता है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस के भंडार ईरान में है। आज हमको क्या चाहिए? हमको सस्ता तेल चाहिए और नजदीक से का तेल चाहिए। हमको प्राकृतिक गैस के आने वाले समय में ज्यादा जरूरत है। अगर ईरान ऐसा देश बन जाता है जो भारत के साथ यह करना चाहता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके दर्शकों के लिए रुचिकर होगा उनके लिए। आज से बहुत 15 साल पुरानी बात है। हमने ईरान से सॉवरेन डील करी। सॉवरेन डील उसको बोलते हैं जो सरकार करती है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है जिस डील को, उसे सॉवरेन डील बोलते हैं। हमने ईरान के साथ सॉवरेन डील करी, जिसमें भारत पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने दस्तखत करे राष्ट्रपति की तरफ से। और जब राष्ट्र सॉवरेन डील कॉमर्शियल डील होती है तो वो पवित्र होती है, उसको आप सवाल नहीं उठा सकते कभी भी, है ना। तो ऐसी डील हम लोगों ने उनसे करी जिससे $30 बिलियन की प्राकृतिक गैस हमने ईरान से खरीदनी थी। दस्तखत हुए, सेरेमनी हुई, सेलिब्रेशन हुआ, और ईरान ने वो डील जो सॉवरन थी आने वाले 4 साल बाद उससे बैकआउट कर गए। कहने लगे प्राइस जो आपने तय करी है हम उसको रीनेगोशिएट करेंगे। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने, हमारे सुप्रीम लीडर ने कहा है, सुप्रीम लीडर जो कहते हैं तो उसको हम नकार नहीं सकते। उन्होंने कहा ये कॉमर्शियल डील है।
इसमें सॉवरेंटी कहाँ से सुप्रीम लीडर आ गए? लेकिन ईरान जो है उसने टस से मस नहीं किया। वो डील जिससे उनको 30 बिलियन का फायदा होता उन्होंने स्क्रैप कर दी। और वो डील जिससे वो एलएनजी एक्सपोर्ट कर पाते भारत को, और सिक्योर मार्केट उनकी बनती, और एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाते, वो नहीं उन्होंने करी। और आज की तारीख में ईरान के अंदर एक टर्मिनल नहीं है एलएनजी का। दुनिया का दूसरे सबसे बड़े वहां गैस के भंडार हैं, पर एलएनजी टर्मिनल की उन्होंने शक्ल आज तक नहीं देखी भारत से डील स्क्रैप करने के बाद। तो इतिहास, जब हम भावुक हों ईरान को लेके, हमें इतिहास जो है वो साथ साथ याद रखना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल सर, क्या बाजार ओवर रिएक्ट करेगा इस वाली खबर के ऊपर? और आप बोल रहे हो 10 दिन का समय है अभी, तो 10 दिन तक कैसे तनाव की स्थिति शेयर बाजार के लिए रहेगी? और कच्चा तेल कितना उबाल मार सकता है? बहुत अच्छा देखिए प्रश्न किया। जो देखिए बाजार जो रिएक्ट करता है वो एनालाइज बहुत ज्यादा नहीं करता। बाजार हमेशा जो है सेंटिमेंट्स पे चलता है। बाजार इसको देखता है कि बम कितने फट रहे हैं। बाजार ये देखता है कि कितने लोग भागे, कितने लोग परेशान हुए। बाजार वो हमारे जैसे जो डीप एनालिसिस करने वाले लोगों के कहने पे नहीं चलता। वो सुपरफिशियल जो टेलीविजन पे दिख रहा है, स्क्रीन उस पे चलता है, और उसी पे इम्पल्स पे वो रिएक्ट करता है। तो कल जब बाजार खुलेंगे तो रिएक्शन तो बड़ी उनकी जो है पॉजिटिव नहीं होगी। उसमें घबराहट दिखेगी, और जब भी घबराहट होती है कीमत ऊपर जाती है, बाजार हिलता है, वो कल दिखेगा आपको। और उसके बाद जो है अगर जो अमेरिका और इसराइल जो है 5-6 दिन और लेते हैं और बमबारी को और तेज करते हैं, तो बाजार में उसकी रिएक्शन आपको दिखेगी। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं और मेरे साथी बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये एनालिसिस किया है कि अगर तेल की कीमत जो है वो $85 भी पहुंच जाती है या उसको भी क्रॉस कर जाती है, तो उनका ये मानना है कि वो अ, अगर 8-10 दिन रहती है तो ग्लोबल इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी उसको एकोमोडेट कर लेगी, क्योंकि वो टिकने वाली नहीं है। उसके बाद अमेरिकी सरकार कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी बाजार अपने लेवल पे वापस आ जाए। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अब बाजार पे और तेल की दुनिया में आज की तारीख में भी अमेरिका की दखल होती है। अगर उसको कोई नकारता है तो आप यथार्थ को नकार रहे हैं। हकीकत यह है कि बिहाइंड द सीन अमेरिका की बड़ी भूमिका हमेशा रहती है। तो मेरा यह मानना है कि इनका कैलकुलेशन के 7-8 दिन हमको दीजिए, 7-8 दिन में हम यहाँ पे इनकी हालत ऐसी कर देंगे कि उसके बाद वहां सत्ता परिवर्तन होना तय होगा। अब सत्ता परिवर्तन 6 महीने में हो या 8 महीने में, वो एक अलग विषय है। जहां तक ये, तो इसलिए ये बाजार को इसके लिए तैयार है। और बाजार अब जो जब जब भी अनसर्टेनिटी होती है या वॉलेटिलिटी होती है, तो बाजार उसको पसंद नहीं करता। तो बाजार में ये रिएक्शन आपको देखिए 3-4 दिन के बाद, जब बाजार को ये बात समझ में आने लगेगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बाजार की रिएक्शन थम जाएगी। और बाजार जो है वो वापस, खासतौर से तेल का बाजार और गोल्ड का मार्केट, धीरे धीरे वो अपने लेवल पे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि ईरान का तेल जो है कुछ समय के बाद, जैसे वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू हो रहा है, ईरान का तेल अगर बाजार में आना शुरू हो जाता है तो तेल की कीमत $55 हो जाएगी। वो तो भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि ईरान के पास भारी तेल के भंडार हैं। और अगर वो ईरान का तेल जो आज सिर्फ सस्ते दाम पर सिर्फ चाइना को जाता है, अगर वो भारत को आने लगे, तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है। हमको ये भूलना चाहिए, हमारी एक रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, तो बनाई ईरान के तेल के लिए गई थी, है ना, उसी के लिए बनाई गई थी वो। और आज हम नहीं लेते वहां से तेल। तो मुझे लगता है अभी कुछ कहना मुश्किल, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत के लिए जो है वो जो भी कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान होने की हमको जरूरत नहीं है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता भी है और वहां ऐसी सरकार आती है जो कट्टरवादी नहीं है, तो हमारे लिए तो ठीक है, हम व्यापार करेंगे। हमें तो उनसे व्यापार करना है और अच्छे संबंध रखने हैं। और साथ में हमें ये भी देखना, हमारे देश में भारी शिया आबादी भी है जो ईरान को बड़ा पसंद करती है। हम सभी ईरान को पसंद करते हैं। वहाँ के कबाब, वहाँ की बिरयानी तो बहुत अच्छी होती है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। हमारी खूबसूरत बिल्डिंग ताजमहल जो है, उसका जो आर्किटेक्ट था वो ईरान का ही था, शिराज उसका नाम था। तो बड़ा सुंदर मुल्क है। और हमारे अच्छे, हम चाहते हैं वहाँ की जनता जो है उसको और थोड़ा काम मिले, वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक हो, मॉडर्न आउटलुक आए, ईरान तरक्की करे। भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। भाई साहब, देखते हैं कल सुबह शेयर बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नीचे रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन सलाह ये है कि प्लीज पैनिक में कुछ मत कीजिए, जो होना था पैनिक नहीं। हुआ। और उसके बाद देखते हैं, और चार रिस्क पांच प्रीमियम भी दिन का बढ़ेगा। मार्केट रख के चलिए। चार जी, पांच दिन का टाइम दीजिए। 4-5 दिन का टाइम दीजिए। सोने चांदी में रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, ऑब्वियसली ऊपर ऊपर दिखेगी कीमतें जाती हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी स्थिति बनेगी। जब स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो सोना चांदी फिर अपने भाव पे वापस आ जाएंगे, कच्चे तेल का भाव भी नीचे आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार का नीचे रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा शेयर बाजार पर। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपका हमारे थैंक यू। साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पे अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक थैंक यू। थैंक यू।